हाय बच्चों। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो पिछली बार ही मैं आपको बता रहा था कि कैसे लोग सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर देते हैं और ये डिराइव करना सही है कि गलत है। ठीक है। एक छोटी सी और बात बताना भूल गया कि चलो हम उस पर भी आते हैं, आगे चलते हैं। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो सकता है कि नहीं, तो अगर डिराइव हो सकता है तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ अलग से क्यों दिया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये एक डब्बा है, किसी ट्रेन का, किसी चीज का। मान लो इसमें बॉल पड़ी है। ठीक है। हम मान लेते हैं जमीन पर फ्रिक्शन ना के बराबर है। रोलिंग में फ्रिक्शन वैसे भी बहुत कम होती है। ऊपर एक कैमरा लगा पड़ा है। ठीक है। कैमरा जैसे बना लो आप, आपकी इच्छा। अब कैमरा क्या कर रहा है, इस बॉल को देख रहा है। हुआ। इसने बोला कि इस पर कोई फोर्स है नहीं, एक्चुअली इस पर दो फोर्स होंगे, एक इसका वेट होगा और एक जमीन एक फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बाद में आएगा। ठीक है। ये इसको कैंसिल करता है, क्योंकि अगर नहीं कैंसिल करेगा तो ये बॉडी फर्श तोड़ के नीचे आ जाएगी। तो ये चल तो सकता ही नहीं है, तो कोई ना कोई इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है। अब क्या हुआ कि इस डब्बे ने, किसी ने एक्सेलेटर, आगे एक और इंजन है। अब इंजन ने क्या किया, इंजन ने एक्सेलेटर दबाया, ये आगे चलेगी। इसके आगे जाने से क्या हुआ, ये बॉल पीछे आ गई। ठीक है। अब एकदम से बॉल पीछे आ गई। अब हुआ क्या, इस कैमरे ने बोला कि यार इस पर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इधर ये तो कैंसिल हो रहा है, इधर कौन सा फोर्स लगा, किसी ने आगे धक्का थोड़े दिया। अब इस कैमरे के हिसाब से जैसे ही डब्बा चलेगा फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाएगा। तो इस कैमरे के हिसाब से फर्स्ट लॉ इज वायलेटेड। इस कैमरे के हिसाब से फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हो रहा है कि नहीं वायलेट? ऐसा एक केस नहीं, ऐसे कई जगह जहां पे फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाता है, बिना फोर्स के चल गया ये। और देखो केस, और हम वायलेट करते हैं फर्स्ट लॉ को। जैसे कि मान लो कि ये एक डब्बा है, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सैटेलाइट व्यू। अब इस पे क्या है, किसी ने इस बॉल को धक्का दे दिया ऐसे। ये बॉल चल रही है, खूब बड़ा सा डब्बा है। अब इसका क्या हुआ कि ये चल रही है ऐसे। अब ऊपर इसमें भी एक कैमरा लगा पड़ा है, वो बॉल को सीधे चलते देख रहा है। एकदम से ये डब्बे ने इधर टर्न ले लिया। ये डब्बा इधर टर्न ले रहा है, तो अंदर से देखने पे ये बॉल राइट जाएगी। एक्चुअली ये राइट, समझ में बात है, एक्चुअली राइट जाएगी नहीं। हुआ क्या कि डब्बा थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ये तो सीधी चलती रहेगी। तो डब्बे के देखने से कैमरे को लगेगा कि ये चीज जो है वो दीवार की तरफ चली गई। तो यहां पर भी कैमरे के देखने से फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है। बिना फोर्स के एक बॉडी की मोशन जैसी है वैसी रहती है। अगर 10 ईस्ट पे चल रहा है 10 ईस्ट पे चलेगी। ईस्ट नहीं बदलेगा, नॉर्थ नहीं बदलेगा, रुका है तो रुका रहेगा, चलता है चलते रहेगा। इन दोनों केसेस में फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, सच ये है दुनिया का कि फर्स्ट लॉ कैन नॉट बी वायलेटेड। ये सच है, फर्स्ट लॉ कांट बी वायलेटेड। फर्स्ट लॉ वायलेट हो ही नहीं सकता। अगर फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है, इफ फर्स्ट लॉ इज वायलेटेड, देन इट सिंपली मीन्स, अगर फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है, और वो इसका मतलब क्या है, दैट ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड। फर्स्ट लॉ वायलेट होने का एक ही मतलब है, ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है। जैसे कि मेरी बात समझना, ट्रेन था, डब्बा था, ट्रेन रुकी पड़ी थी, एकदम से डब्बा चल गया। समझ बात, जैसे ये था ना। अब ये कैमरा जो है, ये एक्चुअली कैमरा एक्सेलरेटेड है। हुआ क्या, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गया। तो एक्चुअली ये बॉल पीछे नहीं गई। बिना फोर्स के एफ बराबर एम में होता, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन बिना फोर्स के अगर चीज चल रही है, एक्सेलरेट हो रही है, जैसे इस कैमरे के देखने से पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब गलती फर्स्ट लॉ की नहीं है, गलती देखने वाले की। हुआ क्या, ये रुका था, तुम चल गए, इसीलिए पीछे चलता हो दिखा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और एक साथ में ट्रेन खड़ी है। अब वो ट्रेन आपको पीछे चलती हुई दिख रही हो सकता है वो ट्रेन पीछे ना चल रही हो, आप आगे चल रहे हो। तो गलती उस ट्रेन की नहीं, गलती आपकी है। ऐसे इसके हुआ, गलती इस कैमरे की है। ठीक है। अब इस कैमरे की गलती है, तो सिंपल सी बात है कि एक्चुअली इस बॉल का एक्सेलरेशन नहीं था, बॉल तो वही क्यों हुई, आप आगे बढ़ गए। जैसे कि मान लो ये मेरे हाथ पे है, अब मेरा हाथ मान लो आगे चले जाए, ठीक है, और ये पीछे रगड़ जाए। ठीक है। तो मेरा हाथ आगे गया और मान लो ये पीछे की तरफ रोल हो गई, गिर गया ना। तो एक्चुअली ये चीज नहीं रही, ये आगे चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके देखने से पीछे चलेगी। अब इसके देखने से पीछे चलेगी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हुआ, है ना।
यहाँ पे वायलेशन फर्स्ट लॉ का है ही नहीं, यहाँ पर दिक्कत देखने वाले की है। एक्चुअल में यही सत्य है कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक्सेलरेशन इसलिए दिखी क्योंकि तुम एक्सेलरेट हो गए। जैसे मान लो तू रुका हुआ था, मैं 10 मीटर आगे चला गया, तो मुझे लगा तू 10 मीटर पीछे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं चला, ये चला, तभी इसको चलता हुआ दिखा। एक चलती हुई चीज को रुकी हुई चीज चलती हुई दिखेगी, जैसे आपको ट्रेन से पेड़ पीछे जाते दिखते हैं, अब उसमें पेड़ नहीं चल रहा। तो एक्चुअली सत्य ये है कि फर्स्ट लॉ तभी वायलेट होगा जब आप खुद एक्सेलरेटेड हो। तो फर्स्ट लॉ उसने क्यों दिया मैं बताऊं। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ इसलिए दिया है ना, कि आप देखो कि वो वैलिड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट लॉ वैलिड है, ध्यान रखना, इफ फर्स्ट लॉ, अगर फर्स्ट लॉ वैलिड है, ठीक है, आपकी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर फर्स्ट लॉ इनवैलिड है, अगर फर्स्ट लॉ फेल कर रहा है, रुकी चीज चल गई, चलती चीज रुक गई, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब कुछ भी है, 10 20 30 40 फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट लॉ ये देखने के लिए है कि आपकी एक्सेलरेशन है या नहीं है। अब सोचो, हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बराबर मा। अब मेरी बात सुनो, नेट फोर्स सही किसको दिखेगा, जिसको एक्सेलरेशन सही दिखेगी। और एक्सेलरेशन किसको सही किसको सही दिखेगी, एक्सेलरेशन उसको सही दिखेगी जिसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो। मेरी बात समझ रहे हो। तो हमको ये सोचना है कि हम सेकंड लॉ तभी लगा सकते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो। मैं सेकंड लॉ तब लगा सकता हूं जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है ना, समझ रहे बात। तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा फर्स्ट लॉ के हिसाब से। मैं देखूंगा कि क्या बिना फोर्स के एक बॉडी चल रही है। मेरी बात समझ रहे हो, एक रुकी बॉडी क्या बिना फोर्स के चल जाती है, या चलती बॉडी बिना फोर्स के रुक जाती है, या कोई बॉडी बिना फोर्स के डायरेक्शन बदलती है। अगर मुझे ऐसा कुछ भी दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं खुद एक्सीलरेटेड हूं, और अगर मैं एक्सीलरेटेड हूं तो मैं सेकंड लॉ नहीं लगा सकता। मेरी बात समझ रहे हो। तो फर्स्ट लॉ ये टेस्ट होता है देखने के लिए कि आप एक्सीलरेटेड हो कि नहीं। तो अगर आप फर्स्ट लॉ पास करोगे तो आपका एक्सीलरेशन जीरो है, तो आपको एक्सीलरेशन सही दिखेगी, तो आप सेकंड लॉ लगा सकते हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मैं मिटा रहा हूं, कुल मिला के ये कि इफ यू पास, इफ यू पास फर्स्ट लॉ, अगर आप फर्स्ट लॉ पास कर लेते हो, इफ यू पास फर्स्ट लॉ, देन योर एक्सेलरेशन बराबर जीरो एंड यू कैन अप्लाई सेकेंड लॉ। वो उसका कोई केस नहीं है, वो बेसिकली स्टेज जो पार करनी पड़ती। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट लॉ पास किया तो ही आप सेकेंड लॉ लगा सकते हो, एल्स यू कांट अप्लाई सेकेंड लॉ। हालांकि एक सेकंड लॉ लगाने का तो भी जुगाड़ है जो बाद में आएगा सूडो फोर्स, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो कि अगर आप फर्स्ट लॉ पास कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर आपका एक्सेलरेशन नहीं है तो आप सेकंड लॉ लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन है, आप फर्स्ट लॉ में फेल कर रहे हो, तो आप सेकंड लॉ बिल्कुल मत लगाना। क्यों, क्योंकि आपको गलत एक्सेलरेशन दिखेगी, और एक्सेलरेशन गलत दिखेगी तो फोर्स गलत दिखेगी। जैसे मान लो, सोचो तुम्हारी एक्सेलरेशन 10 है, मेरी 2 है, तो मुझे तुम्हारी एक्सेलरेशन 8 दिखेगी। अब तुम्हारी एक्सेलरेशन गलत है, तुम्हारा फोर्स गलत दिखेगा। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन नहीं है तो ही सेकंड लॉ लगाओ, अदरवाइज सेकंड लॉ नहीं लगाओ। ठीक है बच्चों, आगे चलें, लिख लिया, चलो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर बहुत सिंपल स्टेटमेंट लूं, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ बेसिकली कहता क्या है, थर्ड लॉ ये बोलता है कि कोई फोर्स अकेला नहीं है। दुनिया में कोई फोर्स अकेला नहीं, हर फोर्स का एक भाई है। मैंने बहन नहीं बोला, भाई बोला। ठीक है, एक भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं। मतलब अगर मैं इसको सिंपल स्टेटमेंट बोलूं कि अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, तो बी भी ए पर एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते हैं। बोथ फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, opposite direction,
एंड सेम नेचर। ठीक है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, नेचर सेम होता है। नेचर सेम का मतलब मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो फिलहाल तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको फटाफट पॉज करके लिख लो। ठीक है, मेरी राइटिंग लेजिबल है, लेजिबल ही लग रही है मेरे को तो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो, समझना, जैसे कि ऐसा कहते हैं कि चांद धरती को खींचता है तो उस पर लहरें आती। अब देखो, चांद धरती के आसपास चक्कर इसलिए काटता है क्योंकि धरती ने चांद को पकड़ रखा है। अगर नहीं पकड़ रखा होता तो सीधे निकलता, क्यों मुड़ता? तो वो जो बार बार मुड़ रहा है वो अट्रैक्शन से मुड़ रहा है। तो इतना श्योर है कि चांद पर धरती का फोर्स है और ये फोर्स है ग्रेविटेशनल। तो जैसे चांद पे धरती का फोर्स है ग्रेविटेशनल, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं, धरती चांद पे फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल, जितने भी फोर्स लगा रहा है, तो उल्टा भी सत्य है, चांद भी धरती फोर्स लगाएगा, दोनों चीज सत्य है। तो ये दोनों फोर्सेज एक्शन रिएक्शन है, ये 100 न्यूटन होगा तो ये भी 100 न्यूटन होगा। ठीक है ना? तो अगर आपको कभी भी एक फोर्स दिख रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि चांद पे एक फोर्स है, आपको लग रहा है कि मून पर एक फोर्स है ना, मून पर फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। तो उल्टा भी सत्य, अर्थ पे भी एक मून फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्सेज एक्शन रिएक्शन है। ठीक है ना? तो एक उस पर फोर्स, एक से फोर्स, दोनों फोर्स क्या हो गए? एक्शन रिएक्शन हो गए। ये 100 वो भी 100, और दोनों का नेचर सेम, मतलब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मैं और एग्जांपल देता हूं। कभी भी आपको एक फोर्स दिख रहा है तो उसका एक भाई है, भाई इसलिए क्योंकि नेचर सेम है, बहन बोलूंगा तो नेचर अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समझना मेरी बात। सपोज कि मान लो एक आदमी है, जमीन पर खड़ा है। ठीक है, मान लो एक आदमी जमीन पर खड़ा है। अब श्योर है कि वो नीचे क्यों नहीं चले जाता, क्योंकि उस पर एक जमीन एक फोर्स लगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आप नॉर्मल क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आप बस ध्यान रख लो, एक नॉर्मल फोर्स होता है। अब फर्श आदमी फोर्स लगा रहा है ताकि वो नीचे ना गिर पड़े, ये फर्श नहीं होता सोचो, या जैसे मान लो एक टेबल पे ही खड़ा है, मान लो अब ये टेबल नहीं होता तो आदमी नीचे गिर पड़ता, तो ये लगा रहा है। तो उल्टा भी सत्य है, ये भी टेबल पे या फर्श पे फोर्स लगा रहा है। तुम कहोगे सर नहीं लगा रहा, मैं कहूंगा एक काम कर बेटा, एक काम कर, सुन, तू यहाँ पे लेट जा और इसको अपने ऊपर खड़े हो जाने दे। अब वही फोर्स जो वो नीचे नहीं जा रहा, वही फोर्स टेबल की जगह तू लगा रहा है। अब तुझे फील आएगा, तुझे अच्छे से फील आएगा कि जैसे वो टेबल पे फोर्स लगा रहा है वैसे वो तेरे फोर्स लगा रहा है, तेरी हथेलियां बाहर आ जाएंगी। समझ रहे बात? तो अगर आप उसको बैलेंस करो, उस पर फोर्स लगा रहे तो वो भी आप पे फोर्स लगाता है, हमेशा एक्शन रिएक्शन चलता है। अगर मैं दीवार को अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार मेरे पे बाहर फोर्स लगा रही है, तो ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, नीचे वाला आदमी ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला भी हॉरिजॉन्टल पे नीचे लगाएगा। तो हर फोर्स का क्या होता है? कि एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? श्योर? चलो, तो बेसिकली हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन होता है। अब इसके बाद क्या है कि मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ भी कई लोग गलती करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, जैसे कि मान लो ये धरती है, फर्श पे एक ब्लॉक पड़ा है। अब इसको धरती माता इसको एमजी से खींचती, ये सत्य है। देखो धरती ये इतनी बड़ी चीज है, ये फर्श एक छोटी सी चीज है जो उसके नीचे है। तो होता क्या है कि ये एमजी है, ये नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि धरती इस पे नॉर्मल लगा देती है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, या फिर इसको एक टेबल पे मान लेते हैं। चलो एक हम छोटा सा टेबल रख देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर इतना बड़ा टेबल हो तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, ये एमजी है। अब इस छोटे से ब्लॉक पर एक नॉर्मल है, एक एमजी है। ठीक है, एक नॉर्मल एक एमजी हो गया। अब नेचुरल सी बात है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो नॉर्मल एमजी के बराबर है। तो लोग कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन है। अब लोगों का क्या होता है कि देखो दोनों बराबर है, इक्वल है, ऑपोजिट है, एक नीचे एक ऊपर, तो एक्शन रिएक्शन होने चाहिए। मैं कहता हूँ ये एक्शन रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, समझना इस चीज को। भाई होता क्या है, ये इस ब्लॉक पे एमजी किसने लगाया? इस ब्लॉक पे एमजी लगाया धरती माता ने। तो ध्यान रखना, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तेरे को मारूंगा, मैं किसी तीसरे को नहीं मारूंगा। कायदा ये है, बाकी फ्रस्ट्रेशन में आदमी किसी को मार सकता है। आपके पिताजी ने आपको 2 लगा दिए, आपने एक छोटी क्लास वाले को 4 लगा दिए, तो वो बात अलग है, लेकिन वो न्याय नहीं है। अब न्याय ये भी नहीं कि आपने पिताजी को मार दे, खैर जो भी है।
तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब देखो समझना, ये जो बात थी, टेबल को भूल जाओ, टेबल नहीं होती तो भी धरती पे mg लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस ब्लॉक पे नीचे mg लगा, तो ब्लॉक ने धरती पे mg लगाया, जैसे धरती चांद पे लगाती, चांद धरती पे लगाती। तुम बोलोगे सर धरती पे mg लग रहा है, अरे धरती के लिए mg कुछ भी नहीं, धरती इतनी बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इधर से लगा रहा है, कोई इधर से भी लगा रहा होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका रिएक्शन ये है, ए ने बी पर लगाया तो बी ए पर लगाएगा, ये दोनों बराबर है और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब तुम बोलोगे तो सर ये नॉर्मल अब ये नॉर्मल इस पे किसने लगाया, टेबल ने। ऐसा होने की बात, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब टेबल पे क्या, एक ब्लॉक है, ठीक है। अब टेबल पे एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक ने देखो, टेबल ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगाया, तो ब्लॉक भी टेबल पे नीचे नॉर्मल लगाएगा, ये भी एक्शन रिएक्शन। तो ब्लॉक पर इसने लगाया, इसने ब्लॉक, ठीक है ना, सॉरी, टेबल ने ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगाया और ब्लॉक ने टेबल पर नीचे नॉर्मल लगा दी। समझ बात, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि ये ब्लॉक टेबल पे रिएक्शन लगा रहा है एक फोर्स। कैसे, अगर आप इस पे लेटोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लो भारी सा 50 किलो का ब्लॉक है, आप नीचे लेट गए, आपकी छाती बढ़ गया, भड़क, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेसिकली कि इन दोनों के एक्शन रिएक्शन ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और ये फिर एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है। दूसरी बात, सपोज कि मेरे हाथ में मार्कर है, नॉर्मल mg बराबर है, अब मैं हाथ ऊपर ले जा रहा हूं, अगर हाथ ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है तो नॉर्मल mg से बड़ा भी हो सकता है, हाथ नीचे एक्सीलरेट हो रहा है तो नॉर्मल mg से छोटा भी हो सकता है। तो नॉर्मल कैन बी ग्रेटर देन mg, नॉर्मल कैन बी इक्वल टू mg, नॉर्मल कैन बी लेस देन mg। एक्शन रिएक्शन होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता, एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूं, बहुत छोटी सी बातें, ठीक है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है, लेट मी टेल। दुनिया में बेसिकली 4 टाइप के फोर्स हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, हमारे लिए ये फिलहाल mg है, हालांकि इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं लेकिन बाद में करेंगे, फिलहाल अभी तक हमारे लिए mg। दूसरा होता है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे। तीसरा वीक फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट नहीं होते, सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, शायद ना भी पढ़ें। और चौथा फोर्स होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 3-4 एग्जांपल होते हैं। एक नॉर्मल जो हमको पढ़ना है 11th में, एक फ्रिक्शन, एक टेंशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप नॉर्मल, टेंशन और mg 3 फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, इन्हीं फोर्सेस के बारे में घुमा फिरा के पढ़ना ये है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तब भी मैं आपको हल्का समझा देता हूँ, आप देख लो, समझ सकते हो तो मैं समझा रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो जो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक्चुअली करंट के कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। जैसे आप क्या करो, एक नॉर्मल मार्कर पे ऐसे तार लपेट दो, उसमें करंट चला दो, तो वो किसी लोहे के सिक्के को उठा लेगा, तो लोहे के सिक्के को उठा लेगा, इसका मतलब कि वो मैग्नेट बन गया, ऐसा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसी एटम पर तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लेना कि एक अगर एटम है, ठीक है ना, एक अगर एटम है, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो ये चलता फिरता एक चार्ज भी है ना, और एक मैग्नेट भी है, ठीक है। अब क्या होता है, एक एटम का ये पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, अब मान लो 2 एटम, अब 2 एटम के बीच में करोड़ों फोर्स होता है, करोड़ तो ज्यादा हो गया लेकिन काफी फोर्स होते हैं। कैसे सोचो, मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में 10 प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसको, सब अलग अलग जगह पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 11 फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म वाले फोर्स अलग, और वो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इन सब फोर्सेस को वेक्टर पे जोड़ना, वो भी घूमते फिरते, निकालना किसी के बस की बात। बस हम ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि आप ये समझ लो कि जो एटम होते हैं वो बेसिकली स्प्रिंग नुमा होते हैं। स्प्रिंग नुमा मतलब बेसिकली ऐसा मान लो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। जब इन दोनों पे फोर्स नहीं लगता, जैसे स्प्रिंग में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से फोर्स नहीं लगेगा, अगर आप इससे ज्यादा खींचोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और दबा दोगे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा।
आप बस इतना समझ लो कि एटम्स जो होते हैं वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, और अगर दूर करोगे तो अट्रैक्टिव होगा। तो आप ये समझ लो, जैसे मान लो ये फर्श है, ठीक है। अब इस फर्श पे जब कोई चीज रख दी जाती है तो बेसिकली क्या है कि ये एटम्स हैं, ठीक है। ये एटम्स क्या है, दब जाते हैं, तो दबने पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बेसिकली चार्जेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एटम्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो क्या करेगा, जैसे थोड़ा दबेगा, आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल जरा सा दबता है तो रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसे ही आपने क्या किया, किसी चीज में मान लो ये एटम्स हैं एक रस्सी के, अब आपने क्या किया, स्प्रिंग लगा दी, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है कि ब्लॉक लगा दिया, तो ब्लॉक लगाने से बेसिकली क्या होता है कि मान लो ब्लॉक लगा दिया तो बेसिकली ये जो स्प्रिंग्स है वो खुल जाती हैं। तो स्प्रिंग्स खुलती हैं तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। तो वो खींचोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और अगर किसी को दबाओगे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल हमारे सारे लॉस खत्म हो गए और टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोर्स होते हैं, तो नॉर्मल, टेंशन, इनके बहुत सारे सवाल करेंगे, और काफी बड़ा चैप्टर है ना। ओके बच्चों, नहीं बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन जैसा भी देख लेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।